और आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, देखिए तनाव और तनातनी के बीच राजस्थान में से महाराष्ट्र तक हवाओं में धूल रहा है इस वक्त लाउडस्पीकर का शोर। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर पर अजान के जवाब में जय हनुमान का विवाद गूंज रहा है। आज सुबह राज ठाकरे की पार्टी ने मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ा। इन सारी खबरों पर नजर रहेगी, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको सबसे पहले बताएं। बड़ी खबर इस वक्त की, नवनीत राणा को जेल से अस्पताल भेजने की तैयारी है। और वो क्यों? दरअसल उनकी तबीयत खराब हुई है, जिसकी वजह से इलाज के लिए अब जेल से अस्पताल उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले उन्होंने ये दलील भी उनके वकीलों ने दी कि उनकी तबीयत वहां ठीक नहीं है। भायखला जेल से जेजे अस्पताल उनको शिफ्ट किया जा रहा है। किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं अभी ये साफ नहीं हो पाया है। राणा के वकील ने कोर्ट से शिकायत भी इस बाबत आपको बता दें की थी, जहां उन्होंने कहा था कि उन्हें तबीयत उनकी खराब है, इसलिए भी उन्हें बेल दी जानी चाहिए। आज ही बेल पर फिर फैसला आना है। नवनीत राणा को जेल से अस्पताल भेजने की तैयारी है, लेकिन इससे पहले राहत उनको नहीं मिली थी। कोर्ट में यह दलील भी दी गई थी कि राजद्रोह का जो मामला उन पर दर्ज किया गया है वो बनता ही नहीं है। पंकज उपाध्याय हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। पंकज, क्या अपडेट, कैसी उनको किस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं जिसके बाद अस्पताल भेजा जा रहा है? नवनीत राणा अमरावती से सांसद हैं और मुंबई के भायखला जेल में इस वक्त हैं। 29 अप्रैल को ही जेल अथॉरिटीज को उनके वकीलों ने यह कहा था कि उन्हें स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है, इसलिए उन्हें जेजे अस्पताल में ले जाके उन्हें इलाज करवाना है। और जेजे अस्पताल ने इस वक्त पुष्टि करी है कि करीब 10 से 15 मिनट पहले नवनीत राणा वहां पर आई थी और वहां पर उनका चेकअप चल रहा है। हालांकि लॉयर्स का यह भी कहना है कि वो रेगुलर चेकअप है, क्योंकि उनको सीटी स्कैन करवाना था। और लॉयर्स ने पहले ही कह दिया था कि वो मुसीबत में है, उनकी तबीयत बिगड़ रही है, उन्हें सीटी स्कैन करवाना है। और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो और उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ती है तो उसके लिए जिम्मेदार जेल प्रशासन ही होगा। और आज जबकि उनकी बेल पर सुनवाई होनी है, आज बड़ा फैसला आना है, उससे पहले ये खबर सामने आई है कि उनको स्टेट हॉस्पिटल यानी जेजे अस्पताल में लेके जाया गया है। इट्स अ नॉर्मल चेकअप, इट्स अ नॉर्मल रूटीन चेकअप जो हमें जेजे अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वो बता रहे हैं। 10 से 15 मिनट पहले नवनीत राणा जेजे अस्पताल में गई हैं, उनका चेकअप होगा और ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ी देर में वो जेजे अस्पताल से बाहर निकल आएंगी। स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम उन्हें बताया जा रहा है, सीटी स्कैन करवाना है, ये भी बताया गया है उनको। ये इल्जाम लगाया गया था कि उन्हें जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है उसकी इजाजत नहीं दी जा रही थी, लेकिन आज वो जेजे अस्पताल में चेकअप के लिए गई है। जी ठीक है, आप नजर बनाए रखिए और रहिएगा जरा साथ। तो देखिए किस तरीके से आज फैसला आना है कि उनको जमानत मिलती है या नहीं मिलती। लेकिन इस बीच आपको बता दें तनातनी की स्थिति बनी हुई है, चाहे वो राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह स्थिति खराब है। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर पर अजान के जवाब में जय हनुमान का विवाद गूंज रहा है। आज सुबह राज ठाकरे की पार्टी ने मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ा, तो उधर राजस्थान के जोधपुर में हिंसा के बाद हालात पर सख्त नजर है। 97 लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन कांग्रेस बीजेपी अब साजिश के आरोपों वाली सियासत कर रही है। जमलेल्या माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, महाराष्ट्र में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटने का अल्टीमेटम राज ठाकरे ने दे रखा। आज सुबह की नमाज के वक्त कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। कल्याण से लेकर चारकोप, नवी मुंबई तक ये तैनात रहे। हालांकि उद्धव सरकार सख्त है, भड़काऊ भाषण को लेकर केस दर्ज हो चुका है। उधर लाउडस्पीकर विवाद में नोटिस भी दे दिया गया है। खुद मुंबई पुलिस कमिश्नर बाहर निकलकर हालात का जायजा ले रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। महाराष्ट्र में राज का ऐलान, क्योंकि देखिए 3 तारीख का ही वक्त उनको दिया गया था और ये कहा गया था 4 तारीख अल्टीमेटम था कि 4 तारीख तक अगर लाउडस्पीकर नहीं उतरे तो हनुमान चालीसा का पाठ उन जगहों पर होगा जहां पर लाउडस्पीकर का शोर गूंज रहा है। इसको देखते हुए भारी तैनाती पुलिस बल की भी उन जगहों पर की गई है जहां पर हालात बिगड़ने की संभावना है। बसायला सोडा पण उभा राहायला पण जागा नाहीये। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय
शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जैसा अल्टीमेटम दिया गया था एमएनएस की तरफ से, राज ठाकरे की तरफ से कि जहां जहां लाउड स्पीकर बजेगा वहां हनुमान चालीसा का पाठ होगा। तो देखिए कुछ लोग वहां पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए, हालांकि स्थिति को देखते हुए अब पहले ही कुछ लोगों को नोटिस दे दिया गया है। हालांकि आपको बता दें 16 सूत्री यहां पर शर्तें रखी गई थी जब राज ठाकरे ने औरंगाबाद में अपनी रैली की सभा की थी और ये कहा गया था कि कोई भड़काऊ बयान वहां नहीं दिए जाएंगे, लेकिन उसमें ये पाया गया है बाद में कि कई भड़काऊ बयान दिए गए हैं, जिसके बाद केस भी दर्ज हुई है। आपको बता दें नवी मुंबई, कल्याण, नासिक, ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो महाराष्ट्र में अब घमासान तेज होता नजर आ रहा है क्योंकि राज ठाकरे ये समझ गए हैं कि उनकी सियासी अगर स्थिति को कोई सुधार सकता है तो वो ये मुद्दा, और इसीलिए इस मुद्दे को बड़ा बनाने की कोशिश राज ठाकरे की तरफ से होती हुई और उन्होंने अल्टीमेटम के हिसाब से जैसा कहा था कि 4 तारीख यानी आज के दिन से ही जहां जहां लाउड स्पीकर शोर मचाएंगे वहां हनुमान चालीसा गूंजेगा। और इसीलिए देखिए अलग अलग जगहों पर कुछ स्थिति ऐसी बनी हुई है। हालांकि पुलिस कमिश्नर की तरफ से कहा गया है कि जो भी इस तरीके की गतिविधियों में पाया जाएगा वो किसी भी दल, किसी भी पार्टी से ताल्लुक क्यों न रखता हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो जिस तरीके की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, सियासी बयानबाजियों का दौर भी छिड़ चुका है। किस तरीके के बयान इस पूरे मुद्दे पर आ रहे हैं आपको सुनवाते हैं। उन्होंने ये बोला है कि उस एक सुप्रीम कोर्ट के डेसिबल से ऊपर अगर आपकी आजान सुनने को मिलेगी लाउड स्पीकर पर, तो वहां पे आपको हनुमान चालीसा भी सुनने को मिलेगा, उससे दुगनी आवाज पे। उन्होंने ये भी सब हिंदू नागरिकों को आह्वान किया है कि ये विषय सिर्फ एक पार्टी का किंवा हमारा सिर्फ नहीं है, यहाँ पे ये विषय नागरिकों का है। जो प्रॉब्लम होती है वो सब नागरिकों को होती है, तो सब नागरिकों को आगे आना चाहिए और इस पे कहीं पे उनको इस तरह की आवाज सुनाई दे तो उन्हें पुलिस स्टेशन में जाके तकरार करनी चाहिए, कंप्लेंट करनी चाहिए, तो इस विषय को कहीं पे ठीक से समझ पाएंगे लोग। कायदा कानून बहुत अच्छा है। महाराष्ट्र में संविधान से कायदा चलता है, संविधान का लेके अपना कानून चलता है, तो कायदा कानून पक्का है। जो अतिरेक करेगा, जो जानबूझ के कुछ गांव में, गांव पातळी, शहर पातळी में ऐसा तेड़ निर्माण करेगा, उसके ऊपर पुलिस, उसके आगे भी कुछ है वो करेंगे। कोणीही जातीय तेढ निर्माण और इसी बीच आपको बता दें ये मुद्दा अब बड़ा बनाने की कोशिश राज ठाकरे की तरफ, कारवाई आणि कडक कारवाई करू। वहीं देखिए राज ठाकरे ने अब एक वीडियो भी ट्वीट किया है और इस वीडियो के जरिए वो ये समझाना चाह रहे हैं कि ये मुद्दा बाबा साहब ठाकरे ही उठाते रहे हैं कि जब उनकी सरकार बनेगी तो लाउड स्पीकर हटाए जाएंगे और सड़कों पर नमाज अदा करने की छूट नहीं होगी। राज ठाकरे ने एक ट्वीट किया, बाल ठाकरे का ये वीडियो, और बाल ठाकरे का वीडियो ट्वीट करते हुए कहा कि लाउड स्पीकर को लेकर जो वो आवाज उठा रहे हैं ये आवाज बहुत पुरानी है। और उन्होंने ये वीडियो ट्वीट करके कहा कि अब शिवसेना को ये जवाब देना चाहिए कि आखिरकार जो बातें पहले होती रही हैं उनकी पार्टी की तरफ से अब उससे क्यों हटते हुए वो नजर आ रहे हैं। तो राज ठाकरे ने ये वीडियो ट्वीट किया और कहा कि महाराष्ट्र में सरकार आई तो सड़क पर नमाज नहीं होने दी जाएगी, ये बात कही गई थी, अब उसका पालन नहीं हो रहा है। ज्या दिवशी माझं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येईल त्यावेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्यात बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। कारण धर्म असा असावा लागतो की तो राष्ट्र विकासाच्या आड येता कामा नये, लोकांना त्याचा उपद्रव होता कामा नये। आमच्या हिंदू धर्माचा कुठे जर कोणाला उपद्रव होत असेल त्यांनी मला येऊन सांगावं, आम्ही त्याचा बंदोबस्त करायला तयार आहोत। लाऊड स्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील, बंद।
पंकज उपाध्याय हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। पंकज, जिस हिसाब से अब यहां विवाद इस विषय को लेकर बढ़ता जा रहा है, अल्टीमेटम पहले दिया गया था, अब पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई की, क्योंकि यहां उद्धव ठाकरे के सामने स्थिति यह है कि अगर वो कार्रवाई करते हैं तो भी बुरा, नहीं करते तो भी बुरा, नहीं करने पर सरकार पर खतरा है और करने पर भी कई तरीके की उंगलियां उन पर उठेंगी। तो अब स्थिति क्या नजर आ रही है आपको? देखिए, कार्रवाई तो हो रही है और वो तो जाहिर सी बात है, होनी भी थी, क्योंकि इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और अगर कार्रवाई नहीं करी जाएगी तो इस वक्त राज्य सरकार कमजोर नजर आएगी और अगर कानून व्यवस्था बिगड़ती है और अगर राइट जैसी सिचुएशन आ जाती है तो फिर सरकार पर ही खतरा बन सकता है। ऐसे में राज ठाकरे के ऊपर और उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है, जो नोटिस दे दिए गए हैं, औरंगाबाद में जो FIR रजिस्टर कर ली गई है 153 के तहत कर ली गई, 160, 117 जो धाराएं लगाई गई हैं, उसको देखिए आश्चर्य नहीं होता है। साथ ही साथ बिल्कुल आपने ठीक कहा कि राज ठाकरे के ऊपर अगर और ज्यादा कार्रवाई होती है तो उनको और ज्यादा पॉलिटिकल माइलेज मिलेगी, ये भी सरकार बिल्कुल नहीं चाहती है। और पंकज, यहाँ पर एक सवाल मैं और ऐड ऑन करना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से देखिए ये वीडियो बकायदा उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि ये पहले ही बातें कही जाती रही है, बाल ठाकरे कहते रहे अपने भाषण में कि लाउडस्पीकर हटाएंगे जब उनकी सरकार आएगी, नमाज नहीं अदा करने दी जाएगी सड़क पर। अब वो इसके माध्यम से भी निशाना साध रहे हैं। बिल्कुल, देखिए काफी हद तक तो हम जो देख रहे हैं राज ठाकरे जो कर रहे हैं वो बाला साहेब ठाकरे के पद चिन्हों पर ही चल रहे हैं। चाहे वो रैली करना हो, पहले मुंबई में भी थी, फिर थाने में थी, फिर उसके बाद वो हिंदुत्व के मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए जो उन्होंने औरंगाबाद जगह का चयन किया, वो बिल्कुल सेम टू सेम वही था जो बाला साहेब ठाकरे करते थे। फिर हमने देखा कुछ दिनों पहले ट्विटर के जरिए उन्होंने योगी वर्सेस भोगी की जो यहाँ पर सार्कास्टिक तरीके से उद्धव ठाकरे पर कटाक्ष किया था, वो भी हमने देखा। और कल भी एक बार उन्होंने फिर से निशाना साधा है अपने कजन उद्धव ठाकरे पे और ये कहा क्या वो एक बार फिर से शरद पवार को ही फॉलो करते रहेंगे जिनकी वजह से वो सरकार पे हैं, या फिर बाला साहेब ठाकरे की बात सुनेंगे जिन्होंने ये कहा था कि लाउड स्पीकर्स को धीमा, जिनकी आवाज है उनको धीमी करनी चाहिए। ठीक है, आप रहिए जरा पंकज, क्योंकि ये जो वीडियो आप ट्वीट किया गया इसके बाद सियासत कुछ और स्तर पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब शिवसेना की तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है, लेकिन सबसे पहले जरा आपको ये सुनवा दें, ये वीडियो जो ट्वीट किया है राज ठाकरे ने, इसमें क्या कहा जा रहा है? ज्या दिवशी माझं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येईल त्यावेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्या बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। कारण धर्म असा असावा लागतो की तो राष्ट्र विकासाच्या आड येता कामा नये, लोकांना त्याचा उपद्रव होता कामा नये। आमच्या हिंदू धर्माचा कुठे जर कोणाला उपद्रव होत असेल त्यांनी मला येऊन सांगावं, आम्ही त्याचा बंदोबस्त करायला तयार आहोत। लाऊडस्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील, बंद। तो महाराष्ट्र में भी सियासत बढ़ रही है और एक सियासत चल रही है जोधपुर में। बात अब जोधपुर की। जोधपुर में हिंसक झड़प और उसके बाद शुरू हुई सियासत की अब बात करते हैं। गहलोत सरकार और बीजेपी इस मामले में आमने सामने। सीएम गहलोत सीधे सीधे बीजेपी और संघ को इस झड़प के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो बीजेपी का आरोप है कि गहलोत राजस्थान संभाल ही नहीं पा रहे हैं। धार्मिक झंडों को लेकर शुरू हुई हिंसा कल भी जारी रही। शहर के कुछ इलाकों में गाड़ियों पर हमले किए गए, तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद पुलिस को वहां पर आना पड़ा। जो झंडे वहां लहराए जा रहे थे उन सब झंडों को हटाकर तिरंगा लहराया गया। उसके बाद स्थिति पर नजर बनाई गई है। भारी तैनाती इस वक्त पुलिस की गई है। 97 लोगों की गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले पर हुई है, लेकिन आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस प्रकार से ये एजेंडा है इन लोगों का, बीजेपी का, आरएसएस के लोगों का, पूरे देश के लिए भी है, प्रदेश के लिए भी है। हमारे यहाँ चुनाव में 18 महीने बाकी है। अभी से इन्होंने राजस्थान को टारगेट बनाया हुआ है, क्योंकि राजस्थान को लेके बड़े चिंतित है। हमने यहाँ पर 3 साल 3.5 साल होने आए हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर हमने एक के बाद एक उपलब्धि हासिल करी है हर क्षेत्र के अंदर, चाहे कोरोना का चैलेंज हो हमारे सामने तब भी, और जिस प्रकार की उपलब्धियां यहाँ पर हर क्षेत्र में हो रही है, उससे बीजेपी वाले घबरा करके इन्होंने अभी से ही जो
आतंक मचाना शुरू किया जानबूझ करके, इनके खुद के हाईकमान के लोगों के इशारे हैं इनके ऊपर, उसी रूप में कार्रवाई करें। हम इनको हर जगह रोक रहे हैं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, इसीलिए हमारे यहाँ कोई कैजुअलिटी आज तक नहीं हुई। राजस्थान के अंदर सत्ता की सरकार की जिम्मेदारी कांग्रेस पर है। वहां पे गहलोत साहब मुख्यमंत्री हैं, उन्हें 3 साल हो गए हैं। ये सही है कि पूरे देश के अंदर अब मात्र कुछ राज्य बचे हैं जहां कांग्रेस है, उनका सफाया हो रहा है, कोई ना कोई कारण है। हम वापस आते हैं राजस्थान के ऊपर कि 3 साल के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति का एक बहुत ही भद्दा उदाहरण पूरे राजस्थान और पूरे देश के सामने आया है। और ये मैं आपको फैक्ट्स के साथ बताता हूं कि किस तरह से एक ही समय जब 2 धर्म के त्योहार हो रहे हों तो सरकार, कोई एनजीओ नहीं, कोई संस्था नहीं, सरकार आदेश निकालती है एक पर्टिकुलर धर्म के लिए कि उनके लिए बिजली की कटौती कतई नहीं होनी चाहिए। ये तुष्टीकरण नहीं तो और क्या है। इससे पहले जालोरी चौक पर हुआ क्या था, सुनिए चश्मदीदों की जुबानी। विशेष समुदाय के कुछ लोग कल आए थे वहां पर और उन्होंने जालोरी गेट के चौराहे पर तो अपने झंडे लगाए, उसमें कोई ऐतराज नहीं था। बट क्या किया कि वो बाल मुकुंद बिस्सा की जो मूर्ति थी, सुनने में आया था कि उसके भगवा झंडे को हटाकर उन्होंने अपना झंडा लगाया विशेष समुदाय का, और मूर्ति पर काले कपड़े बांध दिए गए थे। उससे कुछ लोगों में रोष उत्पन्न हुआ कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपनी नमाज अदा करें, आप जालोरी गेट चौराहे पर झंडे लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, पर किसी विशेष समुदाय के मूर्ति पर इस प्रकार से भगवा झंडा हटाकर उस पर दूसरा झंडा लगाना और काले कपड़े ढक देना, उससे एक रोष उत्पन्न हुआ था। मैं अपने घर पे बैठा टीवी देख रहा था तो घर के बाहर हो हल्ला होने की आवाज आई तो मैं बाहर आया। बाहर आके देखा तो कुछ लोग हाथ में तलवारें लिए, लोहे के सरिये, लाठियां और लेके हो हल्ला मचा रहे थे, मारने के लिए दौड़ रहे थे, हंगामा मचा रहे थे, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, दुकान के शटरों पर वार किया। उसी दौरान पत्थरबाजी में एक पत्थर मेरे सिर में भी लगा। लोग तो 200 जने थे, 200-250 जने थे करीब। मैं गाड़ी अंदर रखने के लिए आया था तो हमें चोट लग गई। भतीजे को। उस समय कहाँ थे आप? घर पे थे? दुकान? घर से बाहर ही था, घर में था मैं तो, फिर घर से बाहर आया, फिर हल्ला होने से बाहर आया था गाड़ी अंदर रखने के लिए। तो गाड़ी तो रखी नहीं, बाद में रखी गाड़ी। तो जो हमला करने वाले लोग थे वो कोई जानकार लोग थे, कहीं देखे हुए थे आपने पहले? नहीं थे। वहाँ पे माहौल बहुत ज्यादा खराब था। जो असामाजिक तत्व थे वो तेजाब की बोतलें तक फेंक रहे थे, घरों में पत्थरबाजी कर रहे थे, तलवारें लेके वहाँ घूम रहे थे। और जब हम लोगों ने विरोध जताया तो हमारे पक्ष में कोई नहीं आया। और जब कर्फ्यू लगने के बाद 3 घंटे बाद कर्फ्यू लगा, सिटिंग एमएलए जो कांग्रेस की है वो वहाँ आती है और वो भी जो है। कौन लोग थे जो आप कह रहे हैं कि जिन्होंने हमला किया? वो लोग कौन थे? वो मुस्लिम समुदाय के थे। नमाज। पुलिस ने कार्रवाई की है अभी तक आपकी जो उसके ऊपर? साहब हमने रिपोर्ट दे दी, रिपोर्ट की ये रही कॉपी, लिखित में रिपोर्ट दी और एक जने को मैंने नामजद किया है इसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पे। अब बात उस सियासी संग्राम की जो राहुल गांधी के नाम पर मचा है। राहुल गांधी की एक तस्वीर तेजी से वायरल हुई। राहुल गांधी नेपाल के एक पब में पार्टी करते दिखे। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी अपने एक दोस्त की शादी में काठमांडू गए हैं, मगर जिस तरह से उनकी तस्वीरें सामने आई उसने विरोधियों को राहुल पर हमला करने का एक मौका दे दिया। काठमांडू के एक पब में म्यूजिक और रंगीन लाइटों के बीच में यह है राहुल गांधी। राहुल गांधी इस तरह से एक पब में दिखे तो सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। राहुल गांधी एकदम कूल दिख रहे हैं। उनके साथ उनकी एक महिला दोस्त भी है। इस महिला दोस्त को लेकर भी सोशल मीडिया पर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, मगर राहुल का ये वीडियो सामने आया तो बीजेपी ने जमकर शोर मचाया। राहुल गांधी जी हैं, इनका दिक्कत क्या है? ये फुल टाइम पर्यटन और पार्ट टाइम जो है वो पॉलिटिकल पाखंड। तो ये फुल टाइम जो पर्यटन करता हो, पार्ट टाइम पॉलिटिकल पाखंड में लगाओ, परिश्रम में लगाओ, तो परिश्रम में भी ये सब का दिखाई पड़ता है। राहुल गांधी पर टिप्पणी करने वालों की झड़ी लग गई। हम लोग तो पार्टी का काम करते हैं, वो पार्टी करते हैं, इतना ही अंतर है। राहुल पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि ऐसे वक्त में वो देश से बाहर पार्टी करते हुए देखे गए हैं जब कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में 2 समुदायों में हिंसा से सूबा सुलग रहा है। पार्टी ज्यादा जरूरी है और पार्टी कम, और इसीलिए इनके ही पार्टी के लोग उन्हें कहते हैं कि ये पार्ट टाइम नेता नहीं, ये तो पार्टिंग टाइम नेता है। राहुल गांधी मेरे ख्याल में ट्विटर पे ही दिखाई देते हैं, वो कहीं सीरियस दिखाई नहीं देते हैं, वो उनको कोई सीरियस लेता भी नहीं है। और तो और राहुल गांधी पर राजू श्रीवास्तव ने भी व्यंग कसा।
देखिए, राहुल गांधी मेरे बड़े प्रिय हैं। राहुल गांधी जितना देश के काम नहीं आते उतना मेरे आते हैं। तो वो कॉमेडियन है, लेकिन मैं कहता हूँ इसको गंभीरता से ना लें, नहीं तो हमारी पेट पे लात पड़ेगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी काठमांडू में अपनी एक दोस्त सुमनिमा उदास की शादी में पहुंचे हैं, मगर शादी के पहले वो पब में दिखे और बीजेपी हमलावर हो गई। इसके बाद कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार किया। जब मैंने आज सुबह चेक किया, तब तक इस देश का कानून ये था कि आप अपने सगे संबंधियों, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों की शादी में स्वतंत्रता से जा सकते। श्री राहुल गांधी जी एक निजी शादी समारोह में मित्र देश नेपाल में भाग लेने गए। आज तक तो इस देश में परिवार के साथ, दोस्तों के साथ उठना बैठना, शादी के समारोह में भाग लेना अपराध नहीं बना है। हो सकता है कल परिवार रखना, क्योंकि आरएसएस को ये बात पसंद नहीं है, गृहस्थ बनना और शादी समारोह में भाग लेना कल से अपराध हो जाए। सियासत अपनी जगह है और व्यक्तिगत क्रियाकलाप अपनी जगह, मगर जो शुचिता देखकर की जाए वो राजनीति ही क्या। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, आशुतोष मिश्रा, सुप्रिया भारद्वाज और पौलमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो।